अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम ये तीसरी वीडियो लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद से की जाती है, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157 या फिर अनुच्छेद 158। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अनुच्छेद 155, यानी कि आर्टिकल 155 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है। तो राज्यपाल की नियुक्ति देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा, जिसका नाम सजेस्ट किया जाता है, जिसका नाम बताया जाता है, उसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य के राज्यपाल के रूप में कर देते हैं। यानी कि करते नियुक्ति राष्ट्रपति ही है, नाम राष्ट्रपति आएगा, लेकिन किसकी सलाह पे? तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जिसका नाम उन्हें सलाह देते हैं, जिसका नाम उन्हें सजेस्ट करते हैं, उनकी नियुक्ति वो एज अ राष्ट्रपति वहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल को उसके कार्य के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। यानी कि राज्यपाल को कार्य करने के लिए एक मंत्रिपरिषद दी गई होगी, जिसकी सलाह और सहायता के अनुसार ही वह कार्य करेगा। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अब क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे केंद्र में जैसे राष्ट्रपति की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। केंद्र में राष्ट्रपति भी अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, सेम राज्यपाल भी जो होता है वो अपने जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पर ही वो कार्य करता है। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? आपके ऑप्शन है 162, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 165। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में ये बात लिखी गई है कि उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी बात 163 में है, आर्टिकल बी सही इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद की संरचना क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि पहले विधानसभा की बतानी है, फिर विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है, और विधान परिषद की संरचना की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। विधान परिषद कंडीशनल है, जहाँ पे उसकी स्थिति है, ठीक है, तो लेकिन अनुच्छेद में वर्णित है, तो कहाँ पे है, इनके आर्टिकल्स आपको बताने हैं किस अनुच्छेद में की गई है। आपके ऑप्शन है, यहाँ पे बीच में डैश लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बीच में डैश है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 से 170, 170 से 171 या फिर अनुच्छेद 171 से 172। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, अनुच्छेद 170 से 171। यानी कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा, यानी कि अनुच्छेद 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा की बात की गई है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की बात की गई है। किसकी? विधान परिषद की बात की गई है। तो इस प्रकार आपका 170 और 171 जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार आपको क्या सही है दोस्तों? 170 और 171। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। ये सभी स्टेट्स के लिए है। विधानसभा और विधान परिषद की संरचना की जो बात है वो 170 171 आर्टिकल में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा तथा विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीठासीन अधिकारी होते क्या हैं। किसी भी सदन के जो पीठासीन अधिकारी वो क्या है। तो जैसे हम विधानसभा की कंडीशन में देखें तो विधानसभा की कंडीशन में इसके पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो विधानसभा की कंडीशन में इसके पीठासीन अधिकारी दो होते हैं। एक तो कहलाता है अध्यक्ष। क्या कहलाता है? एक कहलाता है अध्यक्ष और दूसरा कहलाता है उपाध्यक्ष। क्या कहलाता है? उपाध्यक्ष, ठीक है। और जब हम बात करेंगे विधान परिषद की, तो विधान परिषद में भी दो अधिकारी होते हैं। यहाँ पे एक को बोलते हैं सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति, जैसे कि हम सेंटर के लेवल पे देखते हैं। और एक को बोलते हैं उपसभापति, ठीक है, उप सभापति। तो इनकी बात किस आर्टिकल में की गई? तो जब हम विधानसभा की बात करेंगे तो ये होगा, और विधान परिषद की बात करेंगे तो ये होंगे। तो अब इनकी बात किस अनुच्छेद में की गई? अब मैं यहाँ पे आपको ये भी लिख सकता था कि विधान परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की बात, या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति, या कह दूँ विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के उपसभापति की बात, या किस अनुच्छेद में लिखी गई है, किस अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, कर दिया पीठासीन अधिकारी, उसमें ये सारे आ गए, चारों आ गए, ठीक है।
तो विधानसभा तथा विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 178 से 182, 178 एवं 182 एंड है ये, ठीक है, एंड 182 एंड अनुच्छेद 178, 182, अनुच्छेद 179, 182, 178, 183 या फिर 178 और 182। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी। क्या सही ऑप्शन इसका? इसका सही ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 178 में हमने विधानसभा के अधिकारी जो होते हैं, यानी जो विधानसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उनकी बात लिखी गई है, तथा अनुच्छेद 182 में जो विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी होते हैं जैसे कि सभापति एवं उपसभापति, इनकी बात वहाँ पे लिखी गई है। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 178 एंड या एवं 182। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हुआ डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात समझाने में किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात संविधान के, ये समझाने नहीं है, इस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है। अब राज्यों के लिए, हर राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय होगा, या कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें उच्च न्यायालय नहीं होगा, बल्कि 2 राज्यों का भी उच्च न्यायालय हो सकता है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो होते हैं, हालांकि है कि सेंटर में या केंद्र में एक संघीय न्यायालय होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। सेम राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय होगा, जो राज्य में न्यायालय की सबसे सर्वोच्च इकाई होगा, ठीक है, जो राज्य में न्यायालय की सर्वोच्च इकाई होगा उसे कहा जाएगा उच्च न्यायालय। तो इसकी हर राज्य के लिए जो उच्च न्यायालय होगा या राज्य में जो उच्च न्यायालय होंगे उनकी बात संविधान किस अनुच्छेद में कही गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 या फिर अनुच्छेद 217। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए, अनुच्छेद 214 में बात कही गई है ये वाली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? आपके ऑप्शन है 220, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 222 या फिर अनुच्छेद 223। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 221 यानी 221 इसका सही ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? 221 यानी अनुच्छेद 221। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है कि यदि कोई राज्य छोटा है या 2 से अधिक राज्यों में एक कॉमन उच्च न्यायालय बनाना है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, और यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या है? इसमें आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 231 या फिर अनुच्छेद 232। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 231 में इस बात का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 231 यानी सी ऑप्शन आपका सही है, आर्टिकल 231। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं नीति का वर्णन संविधान के किस न्यायालय में है? ठीक है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश तो वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 232 या फिर अनुच्छेद 233। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 233 यानी अनुच्छेद 233 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश का वर्णन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 में किया गया। आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में बतलाया गया है? ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो SC/ST संबंधित क्षेत्र होते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, पिछड़े क्षेत्र होते हैं एवं जनजातियों के क्षेत्र होते हैं, उनका प्रशासन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में बतलाया गया है? आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 200, अगर 245 दोबारा हो गया, 46 कर लीजिए इसको, 46 एक्चुअली, ठीक है, 245, अनुच्छेद 246 या फिर अनुच्छेद 247। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 244 यानी 244 आर्टिकल में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है या बतलाया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ देशों में राज्यों का संघ का नियंत्रण होगा। ठीक है, कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ठीक है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 256, 257, 258 या फिर 259। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में बात लिखी गई है कुछ दिशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी संघ जो है वो राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे, यहाँ पे बात ये कही गई है। तो इस प्रकार इसमें आपका बी ऑप्शन
सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया हुआ है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 283। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, तो सी ऑप्शन सही है इसका। अनुच्छेद 280 या आर्टिकल 280 में किसका वर्णन किया गया है? फाइनेंस कमीशन। किसका? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाते हुए संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? आपको पता होगा कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। फिर 42 संविधान संशोधन के द्वारा कितने हो गए? अब 6 हो गए हैं। अब 6 हो गए तो एक कौन हटा गया? एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया। तो कानूनी अधिकार बनाने के बाद उसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? पहले कहाँ था वो? पहले 31 में था। आर्टिकल 31 जब मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वहां से हटा दिया। तो अब उसे कौन सी जगह दी गई है? आपके ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे ऑप्शन क्या क्या है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302 या फिर अनुच्छेद 300 ए। तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये जब मैंने आपको बताया कि कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसको कहीं हटाया जाए, कुछ जोड़ा जाए, तो वहाँ पे कैपिटल ए आता है। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, आपको कुछ सोचना नहीं था, आपको ये देखना था कि यहाँ पे कैपिटल ए है, इसका मतलब है कि संशोधन करने के बाद ही ऑप्शन ये आया है। तो उसको कहाँ रख दिया गया है? उसको अनुच्छेद 300 ए या 300 का में रख दिया गया है। तो अब यहाँ पे ये कानूनी अधिकार हो गया और 300 ए या 300 का भाग बन गया है। तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई, ये नई नहीं है, नई यानी कि न्यू है ना, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की बात करता है, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन है क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 314। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सबको पता होगा, इसका सही ऑप्शन है बी 312, यानी 300 आर्टिकल 312 के तहत संसद या केंद्र किसी भी एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, जिसे उसे रिक्वायरमेंट या उसे जरूरत लगेगी तो एक नई भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है या करेगा। ठीक है, तो इसकी बात किसमें कही गई है? इसकी बात कही गई है आर्टिकल 312 में, अनुच्छेद 312 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315 या फिर अनुच्छेद 316। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 315, यानी कि अनुच्छेद 315 या आर्टिकल 315 में संविधान के लिए संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, यानी कि संघ एवं राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग होगा, यानी पीएससी कमीशन होगा। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इसकी बात कही गई है 315 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा के आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी संघ लोक सेवा जो है, जो हमारा सेंट्रल वो है यूनियन यूपीएससी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, तो इसकी यदि हम बात करें तो इसके जो कार्य हैं, उसके इन कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 325। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ए 320। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा के कार्यों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 320 या आर्टिकल 320 में इसका वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया? ये दोस्त क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। और अब तो दोस्तों इसका आपको पता होगा कि इसके कमीशन का जो हमारी एमपीपीएससी की 10th यूनिट जिसमें सारे कमीशन की बात की गई, जिसमें ये भी एक कमीशन दिया गया, तो आपको ये तो पूरा पता ही होना चाहिए। तो अब इसकी बात की गई है, तो इसको किस संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 324, यानी आर्टिकल 332 में इसकी बात कही गई, किसकी? निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन की। किसकी बात की गई दोस्तों? इलेक्शन कमीशन की बात किसमें की गई? इलेक्शन कमीशन की बात की गई है 324 आर्टिकल 324 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान के संबंध में किस अनुच्छेद में? यानी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व होगी, साथ ही साथ हर स्टेट में भी एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है। तो ये जो लोकसभा में जो सीट रिजर्व की गई है एंग्लो इंडियंस के लिए, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 333। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, अनुच्छेद 331, यानी कि अनुच्छेद 331 आर्टिकल 333 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान
प्रतिनिधि के लिए सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससी है, ये एससी नहीं है, एससी तथा एसटी यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आपके ऑप्शन है 338 एंड 339 यानी कि 338 एवं 339, 339 एवं 340, 338 एंड 338 ए, है ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। और 337 एवं 338, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 338 में एससी कमीशन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एससी है, एससी कमीशन, और 338 ए में क्या है, एसटी कमीशन है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन की बात कहाँ की गई है, 338 और 338 ए में की गई है। इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा देने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही है, यानी कोई भी बच्चा या किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो उसे अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 349, 350, 350 ए या फिर 351। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी, 350 ए में ये बात कही गई है, ठीक है। कहाँ की गई है, अनुच्छेद 350 ए यानी कि आर्टिकल 350 ए में यह बात लिखी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस, क्योंकि जब ये कैपिटल ए है इसका मतलब है कि किसी संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ा गया है। तो अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है कि किसी भी बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है। तो आपको कई बार मालूम होगा क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपातकाल बताए हुए हैं मैंने आपको। इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या है, नेशनल इमरजेंसी के, इसके क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसके ऑप्शन क्या क्या है, 351, 352, 353 या 354, ठीक है, 354। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, इसका बी, 354 इसका सही, सॉरी 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में जिसमें और जो कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। और अब तक आपने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एवं यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और यदि आपने कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या कुछ कमी लगे तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, मन लगा कर पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स एक के बाद आने ही वाले हैं, एक के बाद एक एग्जाम्स आ चुके हैं, पैट का एग्जाम भी आ गया है। तो अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान रखें, अपना रखें और अपने परिवार का रखें। जब तक आवश्यक न हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।